तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 19 अप्रैल शिफ्ट 2 का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर और मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज जो प्रश्न भेजे हैं उनका नाम है कविता और इन्होंने भोपाल से इन प्रश्नों को भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। साथ ही साथ में आज के टॉप 5 स्कोरर हमें कौन कौन से मिले हैं, उन सब के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की बात करें, सबसे पहले ये सारे प्रश्न जो शुरुआत में हैं, ये सारे प्रश्न शिफ्ट 1 के प्रश्न हैं। ये प्रश्न हमको तब मिले थे जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर चुके थे। तो शिफ्ट 1 के कुछ बचे हुए प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। हमने कमेंट पिन कर दी थी, उसमें हमने बताया था कि शिफ्ट 1 के कुछ प्रश्न हमको बाद में मिले हैं, उनको हम साम वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम पहले शिफ्ट 1 के कुछ प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, फिर शिफ्ट 2 के प्रश्नों की ओर चलेंगे। पहला है, गुलाब राय चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है बैडमिंटन से संबंधित है चड्डा कप। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो चड्डा का बैडमिंटन खेल से संबंधित है। यह खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है। प्रत्येक टीम एकल अथवा युगल के रूप में होती है। एकल में एक एक तथा युगल में दो दो खिलाड़ी होते हैं। यह एक तरह का इंडोर गेम होता है, याद रखना ये एक तरह का इंडोर गेम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ और कप हम आपको बता दे रहे हैं जो आपके आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बैडमिंटन के कुछ महत्वपूर्ण कप देख लीजिए। अग्रवाल कप, अमृत दीवान कप, एशिया कप, ऑस्ट्रेलिया कप, यूरोपीय कप, हैरी लैला कप, कोनिका कप, इब्राहिम रहीमतुल्ला चैलेंज कप, ठीक है, कोनिका कप, नारंग कप, सोफिया कियातारा कप, एस आर रूपिया कप, थॉमस कप, टुंकू अकबाल रहमान कप। ये सारे के सारे जो कप हैं ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, अब्दुल रहमान कप हो गया, उबेर कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, योनेक्स कप, ये सारे के सारे बैडमिंटन से संबंधित कप हैं। ये आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अब जो आपसे आगे पूछा जाएगा तो वो आपसे जो है पोलो वाले कप पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब जब बैडमिंटन आया है उसके बाद पोलो वाले कप जरूर पूछे गए हैं। तो देख लीजिए, पृथ्वीपाल कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप, एजरा कप, ये 4 कप हैं जो आपके पोलो वाले कप हैं। ये आपसे आगे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बैडमिंटन के भी कपों को हमने क्लियर करवा दिया और पोलो के भी कप को क्लियर करवा दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आईएफएससी कोड में कुल कितने अक्षर होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। सही आंसर है कुल 11 अक्षर होते हैं आईएफएससी कोड में। कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, आईएफएससी अंकों और अंग्रेजी अक्षरों से मिलकर के 11 कलेक्टर का एक यूनिक कोड होता है, जिसमें शुरू के 4 अक्षर बैंक के नाम को दर्शाते हैं। ठीक है, 11 में से 4 अक्षर जो शुरू के होते हैं वो बैंक के नाम को दर्शाते हैं। पांचवा करेक्टर आमतौर पर 0 होता है। आखिरी के 6 अंक ब्रांच के कोड के बारे में बताते हैं। ये आपसे बिल्कुल पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट ही बताइए आईएफएससी में शुरू के 4 अंक किसको दर्शाते हैं, लास्ट के 6 अंक किसको दर्शाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कौन किसको दर्शाता है। अब देखिए, आईएफएससी का प्रयोग ट्रांजैक्शन के दौरान बैंकों की ब्रांच की पहचान करने के लिए किया जाता है। देखिए, बैंकिंग से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, देखिए अब इसके बाद हम आपको एमआईसीआर कोड बता देते हैं, क्योंकि अगर जब आईएफएससी पूछा तो एमआईसीआर पूछा जा सकता है। एमआईसीआर की बात करें तो एमआईसीआर का पहले फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। तो एमआईसीआर का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। ये एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है। कितने अंकों का होता है? तो यह 9 अंकों का एक यूनिक कोड होता है। आरबीआई हर ब्रांच को एक यूनिक कोड एमआईसीआर देता है। इसका इस्तेमाल चेक क्लियरिंग प्रोसेस में होता है। ठीक है, तो एमआईसीआर को भी आपको याद रखना है। कितने अंकों का होता है? तो 9 अंकों का ये कोड होता है एमआईसीआर। ठीक है, चलिए, हाँ आपको ये बता रहा था। देखिए कविता जी ने क्या कहा है। कविता जी से हमने कहा कि देखिए वीडियो अपलोड हो चुकी है, इसलिए आपका नाम वीडियो में नहीं आ पाएगा। तो उन्होंने कहा है सर स्टूडेंट तक क्वेश्चन पहुंचने चाहिए, वीडियो में नाम आए या ना आए कोई परेशानी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी आपको। इनका जो है इन्होंने बाद में जो हमको प्रश्न भेजे थे। इसके अलावा सर आपके रिव्यू से काफ़ी हेल्प मिली है, डे 1 से आपके रिव्यू को फॉलो कर रही हूँ, थैंक यू सो मच सर। यानी कि इतना तो है भाई कि इतना रिव्यू करा रहा हूँ, इतनी जानकारी आपको दे रहा हूँ, तो लोगों को फायदा तो हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग वीडियो के नीचे अगर कमेंट करते हैं तुम्हारे पढ़ाई से कुछ नहीं आया, तुम्हारे से कोई फायदा नहीं हुआ, तो भाई उनका कोई कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है ना, वो तो हर जगह जाते हैं और यही कमेंट करते हैं। तो नेगेटिव लोगों से आपको भी दूर रहना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है निदा फाजली का पूरा नाम क्या है, ये पूछा गया था। तो निदा फाजली का पूरा नाम है मुक्तदा हसन निजा फाजली, ये इनका पूरा नाम था। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो उर्दू के मशहूर शायर निदा फाजली का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे फाजली का पूरा नाम मुक्तदा हसन निजा फाजली था। अब ये करंट अफेयर का प्रश्न, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। करंट अफेयर की हमारी तीनों वीडियो आपको देख करके जरूर जाना है। ठीक है ना, 3 वीडियो हमने करंट अफेयर की अपलोड की, वो तीनों वीडियो देख जाना। नागपुर के भोसले ने देवगढ़ पर विजय कब प्राप्त की थी? तो 1751 में देवगढ़ पर विजय प्राप्त की थी नागपुर के भोसले ने। चलिए कुछ जानकारी। 1743 के बाद मराठा शासकों की एक श्रृंखला सत्ता में आई, जिसकी शुरुआत राघोजी भोसले से हुई, जिन्होंने 1751 तक देवगढ़, चंदा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी। नागपुर के भोसले एक मराठा शाही घराने से थे, जिन्होंने 1739 से 1853 तक नागपुर पर अपना साम्राज्य किया। वे मराठों के भोसले कबीले से थे और मराठा साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली मराठाओं में से एक थे। ठीक है,
तो ये इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी होगी। हो सकता है आगे आपसे भोसले से संबंधित प्रश्न आगे भी पूछा जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश अमृतराज किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है प्रकाश अमृतराज। आइए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो प्रकाश अमृतराज टेनिस खेल से जुड़े हुए हैं। प्रकाश माइकल अमृतराज का जन्म 2 अक्टूबर 1983 को टारजाना, कैलिफोर्निया में हुआ था। अब देखिए, खेल खिलाड़ी से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे कौन-कौन से खिलाड़ी से पूछा जा सकता है, वो हम आपको देखिए एक बार रिवीजन करा देते हैं। तो देखिए, सोमदेव वर्मन टेनिस से हैं, रोहन बोपन्ना टेनिस से हैं, लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा, ये चारों खिलाड़ी टेनिस से हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बैडमिंटन के कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी देख लीजिए। तो बैडमिंटन के खिलाड़ियों की बात करें, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ठीक है, पारुपल्ली कश्यप, किदाम्बी श्रीकांत, बी साई प्रणीत, ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इनको थोड़ा सा गौर करना, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा फेमस नहीं है, इस वजह से ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, इनका नाम आपको याद नहीं रहता। अब कोई सानिया मिर्जा पूछेगा तो आप तुरंत बता देंगे हाँ ये बैडमिंटन खेलती, वो टेनिस खेलती है। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न पूछा था कि तारों का निर्माण कैसे होता है? तो विशाल निहारिकाओं की मदद से तारों का निर्माण होता है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो तारों का निर्माण अंतरिक्ष में पाई जाने वाली विशाल निहारिकाओं से होता है। इन निहारिकाओं को अक्सर नेबुला भी कहा जाता है। इनके भीतर विशाल मात्रा में गैस, धूलकण, हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। इन्हीं नेबुला के भीतर जो है तारों का जन्म होता है। तो तारों का जन्म कैसे होता है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित उद्योग कौन-सा है, ये पूछा गया था। देखिए, एक बात आपको बता दें, थोड़ा समझ लेंगे बस 2 मिनट का, कि देखिए इकोनॉमिक्स के प्रश्न अब बढ़ गए हैं। आज सेकंड शिफ्ट में भी इकोनॉमिक्स के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। एसएलआर, सीआरआर वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बैंकिंग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई हैं। वो दोनों वीडियो आपको देख कर के जाना है। एक में एनडीपी, सीडीपी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है उसको कवर कराया है। एक में हमने आपका एसएलआर, सीआरआर, बेस रेट, बैंक रेट क्या होता है ये हमने कवर कराया है। हमारा मेन सब्जेक्ट ही भाई इकोनॉमिक्स है ना। इकोनॉमिक्स और बैंकिंग तो अपने हाथ में रहती है, ठीक है? तो आप एक बार वो दोनों वीडियो देखेंगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी इकोनॉमिक्स और बैंकिंग किस तरह से हमने आपको पढ़ाई है। वहाँ पर एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपके समझ में नहीं आएगी। इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको ट्रिक के थ्रू याद कराई है, ठीक है ना? तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, वहाँ से कई सारे प्रश्न आ रहे हैं। शिफ्ट 1 में भी देखिए प्राथमिक क्षेत्र वाला प्रश्न आया था। शिफ्ट 2 में भी अभी आपको दिखाएँगे कि कितने प्रश्न इकोनॉमिक्स से आए हैं, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। तो सभी ग्रामीण उद्योग जो होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए कौन-कौन से उद्योग हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन शामिल है। यानी कि सीधे जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, उनसे डायरेक्ट हमको चीज़ें मिलती हैं, ऐसे याद रखेंगे तो वो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। जैसे कि बताइए, कृषि आप डायरेक्ट कृषि जो प्रकृति होती है उसके संपर्क में ही करते हैं। मछली आपको डायरेक्ट मिलती है प्रकृति के द्वारा, ठीक है? खनन जो है वो डायरेक्ट प्रकृति से मिलता है, तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है, ठीक है? इसके विपरीत अगर द्वितीयक और तृतीयक की बात करें, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का विनिर्माण होता है। जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण होता है वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, कारखाने वगैरह। और तृतीय क्षेत्र में सेवाएँ आती हैं। सेवाएँ का मतलब होटल वगैरह आप जाते हैं, होटल मैनेजमेंट वगैरह जो भी होता है, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एक बार वो वीडियो देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएँगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी, ये मेरी गारंटी है। और यहाँ से अब प्रश्न पूछेगा, क्योंकि प्रश्न बचे ही नहीं है उसके पास में। अब यही इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन उठाएगा, ठीक है? चलिए, बात कर लेते हैं शिफ्ट 2 की। तो शिफ्ट 2 का आज पहला प्रश्न था, विधि की समक्ष समानता किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो अनुच्छेद 14 में विधि की समक्ष समानता बताई गई है। देखिए, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह लेख कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की दोनों अवधारणाओं से संबंधित है। आर्टिकल 14 जो है वो इससे संबंधित है, ये आपको याद रखना है। कुछ अन्य आर्टिकल देख लेते हैं जो आपसे आगे पूछे जा सकते हैं या फिर जो बार बार रिपीट हुए हैं अभी तक। तो देखिए, अनुच्छेद 17 जो है अस्पष्टता का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। ग्राम के बारे में किसमें बात की गई है, यह प्रश्न पूछा गया था कि ग्रामीण व्यवस्था के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया है? तो आर्टिकल 40 में गाँवों के बारे में बात की गई है। एक समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 में, ये दोनों प्रश्न आया था। एक सवाल सिविल संहिता मतलब कौन से आर्टिकल में बताई है, साथ ही साथ में कहाँ पर लागू है? तो ये गोवा में लागू है, एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ पर लागू है, और आर्टिकल 44 में इसको बताया गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरा वीडियो को लाइक कर देना। 25 तारीख से आपकी वन रक्षक और फॉरेस्ट वन रक्षक जेल प्रहरी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, एमपीएसआई वगैरह की, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भाई, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 साल होता है। जो भी पहले हो जाएगा वही चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। देखिए कुछ जानकारी, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत सरकार का राष्ट्रपति करता है। सबसे पहला प्रश्न यही आपके लिए महत्वपूर्ण है, कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, यानी या तो उसकी जो टाइम है, जब वो जॉब जितने टाइम से कर रहा है वो 6 वर्ष पूरी हो जाए, या फिर उसका उम्र जो है 65 साल हो जाए, तो जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा, ठीक है? जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 साल होता है, यानी 6 वर्ष से वो ड्यूटी कर लें या फिर 62 साल उनकी उम्र हो जाए तो वो जो है पद से इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। अभी हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो कुमार सानू को अभी हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। देखिए, तो इंदौर में, ये आपका इंदौर में दिया गया, तो करंट अफेयर का प्रश्न है, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। 2022 अक्टूबर करंट अफेयर का प्रश्न है, और अक्टूबर वाली करंट अफेयर हमने करा
रखी है, ठीक है ना। सर्च करना अक्टूबर करंट अफेयर बाय सक्सेस जंक्शन, आपको मिल जाएगी। जनवरी फरवरी बाय सक्सेस जंक्शन आपको मिल जाएगी। नवंबर दिसंबर बाय सक्सेस जंक्शन आपको करंट अफेयर तीनों मिल जाएंगी। तीनों पढ़ करके जाना, भी कुछ दिन पहले हमने कराया है, जब भी करंट अफेयर के प्रश्न बढ़ने लगे थे आपके एग्जाम में। इंदौर में 2 साल बाद आज 2019, 2020 और 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिए गए, ठीक है। सबसे पहले 2019 के लिए प्लेबैक सिंगर शैलेंद्र, संगीतकार आनंद मिलिंद को और गायक कुमार सानू, यानी कि 2019 के लिए इनको दिया है, 2020 के लिए आनंद मिलिंद को और 2022 के लिए कुमार सानू को दिया गया है। तो तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब ये एक नया पुरस्कार जो है चालू किया गया है, किसके लिए, किसके नाम पर, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के नाम पर, ठीक है ना। अब ये पहला पहला पुरस्कार किसको दिया गया, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है और पहली पहली बार दिया गया है, पहला ही पुरस्कार है और मोदी जी को दिया गया है। ये आपको याद रखना, ये प्रश्न आपके आगे एग्जाम में बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रिजर्व बैंक किस तरह की बैंक है, ठीक है। दो प्रश्न बैंकिंग से सेकंड शिफ्ट में और दो प्रश्न जो है बैंकिंग के फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए, तो एक तरह का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के बारे में हमने आपको पढ़ाया, वो बैंकिंग वाली वीडियो में देखिए। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार की गई थी। एक बार ये एक्ट पूछ लिया था, एक बार ये स्थापना पूछी जा चुकी है और आज जो है पूछ लिया कि कैसी बैंक है, तो ये एक केंद्रीय बैंक है, ठीक है ना। ऑप्शन दी थी वाणिज्यिक बैंक है, सहकारी बैंक है, और ये वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक क्या होती है, ये सब हम उस बैंकिंग वाली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जो सन 1937 में मुंबई में आ गया, ठीक है। पहले यह एक निजी बैंक था, किंतु सन 1949 से यह भारतीय सरकार का उपक्रम जो है बन गया था, ठीक है। 1949 से भारतीय सरकार ने इसको अपने अधिग्रहण कर लिया था। शक्तिकांत दास जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं। ये आपको याद रखना है, जिन्होंने 11 सितंबर 2018 से पदभार ग्रहण किया और अभी भी ये जो है अभी तक जो है गवर्नर बने हुए हैं, शक्तिकांत दास, ठीक है। देखिए, इकोनॉमिक्स का दूसरा प्रश्न जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया, एसएलआर क्या होता है, तो आइए दिखाते हैं कि एसएलआर क्या होता है, समझाते हैं आपको। एसएलआर का पहले फुल फॉर्म पहले भी पूछा जा चुका है, एक बार आपको फिर से रिपीट करा दे रहे हैं। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये एसएलआर का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। देखिए क्या होता है ये, तो एसएलआर का तात्पर्य है वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है ना। ये इंग्लिश में इसका नाम दिया है। जो जमा का 1% है, जिसे देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को बनाए रखना आवश्यक है। वाणिज्यिक बैंक अपने एसएलआर को सोने, तरल नकदी या किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों में बनाए रख सकती है। अब हमको आपको समझाते हैं कि आखिर क्या क्या रहा है। देखिए, एसएलआर क्या होता है कि एक निश्चित राशि होती है जो वर्तमान में 18.5% चल रही है। इतनी राशि, आरबीआई ने कहा कि इतनी राशि आपको हमेशा अपने पास में रखनी है, चाहे आप सोना रखो, चाहे आप जो है चांदी रखो, चाहे आप जो है प्रतिभूति रखो, मगर इतनी राशि जो आपका डेली इनकम, मतलब जो आपका 1 साल का इनकम है, उसकी इतनी प्रतिशत राशि आपको अपने पास में रखनी होगी, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये राशि जो है यही आपका एसएलआर कहलाता है, ठीक है। अब सीआरआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, बेस रेट क्या होता है, ठीक है ना। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। एक बार आप वो वीडियो दोनों देख करके जाना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के दो दो प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप नकदी प्रतिभूति किसी भी रूप में जो है अपने पास बैंक को रखना आवश्यक रहता है। चुनाव आयोग पर प्रश्न आया था, स्टेटमेंट बना करके कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो चलिए चुनाव आयोग के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में, किसमें, अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचनों का आयोजन हेतु अपने सांविधिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। यानी कि देखिए, राज्यों में कोई भी चुनाव होगा, चाहे वो विधानसभा में, चाहे वो लोकसभा का हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, ये सारे चुनाव कौन करवाता है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। इसी में से स्टेटमेंट बना करके आपसे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। देखिए, इसके अलावा और कुछ जानकारी दे दें तो देखिए, 15 मई 2022 से अभी तक राजीव कुमार जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ये प्रश्न भी आपका बना है, हो सकता है स्टेटमेंट में पूछा गया हो। पहले कौन थे, तो पहले सुकुमार सेन थे। पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला चुनाव आयुक्त तो वीएस रामादेवी थी। ये भी आपको याद रखना है। किसका किसका चुनाव करवाता है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सरपंच का चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव होता है, इसको कौन करवाता है, तो इसको राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। सबसे पुराना युग कौन सा है, ये पूछा गया था। और ऑप्शन है पुरा पाषाण, नव पाषाण, इसके अलावा जो वैदिक काल ऐसे दिए हुए थे। तो सही आंसर है पुरा पाषाण काल जो है वो सबसे पुराना युग है, ठीक है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल जिसके दौरान पत्थर का उपयोग मनुष्यों ने उपकरण और हथियार बनाने के लिए किया, पाषाण युग इतिहास का वह काल है। सबसे पुराना कौन सा, तो पाषाण युग है। वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरण पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि। तो सबसे पुराना कौन सा होगा, वही आपका पूरा पाषाण होगा, जब हम सबसे ज़्यादा अपने जो है पत्थरों का उपयोग किया करते थे आग जलाने में या किसी भी कार्य में जो है पत्थरों का उपयोग करते थे, ठीक है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पूछा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। इसे दाहक सोडा या फिर कास्टिक सोडा भी कहते हैं, या श्वेत ठोस चूर्ण, पैलेट्स, फ्लेक्स तथा अनेक सांद्रता वाले विलीनों के रूप में उपलब्ध रहता है, ठीक है।
तो ये सब सूत्र आपसे पूछ रहे हैं, थोड़े से सूत्र आपको याद करके जाना है। NaCl हो गया, ठीक है ना, बेकिंग सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया, ये सब आपको याद करके जाना है। पोटेशियम परमैंगनेट का पूछा जा चुका है, ठीक है ना, सोडियम थायोसल्फेट का पूछा जा चुका है, तो ये सब आपको करके जाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैसों का विसरण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो टॉमस ग्राहम ने गैसों के विसरण नियम का प्रतिपादन किया था। देखिए कुछ जानकारी आपको बता दें। देखिए, तो वैज्ञानिक टॉमस ग्राहम ने प्रयोग के आधार पर किसी गैस की विसरण दर और उसके घनत्व में संबंध ज्ञात किया था, जिसे ग्राहम का विसरण नियम कहा जाता है, ठीक है। 15 मार्च से अब तक साइंस और जीके के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक साथ में कंपाइल करके मैंने एक वीडियो बना दी है, वो वीडियो आपको देख करके जाना है, क्योंकि वहां से 7-8 प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। सर्च करना 15 मार्च जीके साइंस बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको वहाँ पर सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी, जो 15 मार्च को हमने अपलोड की थी, 15 मार्च के नाम से जो भी अपलोड किए, ठीक है ना। तो उसमें आपको साइंस और जीके वाली वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पर सारे प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, वहाँ से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। दाब का नियम किसने दिया था? पास्कल ने दाब का नियम दिया था। देखिए, पास्कल का सिद्धांत या फिर पास्कल का नियम द्रव स्थितिकी से दाब से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने दिया था, इसीलिए दाब की इकाई को पास्कल में नापा जाता है, ठीक है ना। इन्हीं के नाम पर दाब की इकाई को पास्कल में नापा जाता है। लाइकेन जो है वो किस जगत में आते हैं? तो लाइकेन जो है वो शैवाल कहे जाते हैं, ठीक है ना। शैवाल, लाइकेन को शैवाल भी कहा जाता है। तो लाइकेन सहजीवी संघ है। कौन सा संघ है? ये सहजीवी संघ है, जो संघों शैवाल और कवक के बीच पारस्परिक रूप से उपयोगी होता है। देखिए, शैवाल और कवक के बीच की जो कड़ी होती है वो आपका लाइकेन होती है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इस शैवाल और कवक के बीच की कड़ी कौन सी होती है? तो वो आपकी लाइकेन होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, चलिए बात करते हैं हिंदी में। तो आज हिंदी में क्या क्या पूछा गया, आइए देख लेते हैं। आज सबसे खतरनाक रीजनिंग आपकी आई हुई सेकंड शिफ्ट में, ठीक है ना। और पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन हो गया है, अब देखिए कल क्या होता है। तो पंक्ति देकर के रस पहचानने के लिए आया था, आप आराम से पहचान लेंगे। वाच्य के 2 प्रश्न थे, विलोम से प्रश्न थे, कारक से प्रश्न थे, लोकोक्ति एवं मुहावरे से प्रश्न थे। इसके अलावा आपका छंद बिल्कुल भी नहीं आया है, अलंकार बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। वहां से उन लोगों ने हाथ जोड़ लिया कि भैया अब छंद अलंकार नहीं पूछेंगे, रस के भी 1-2 प्रश्न पूछेंगे, संधि नहीं पूछेंगे, पूरा आप ग्रामर लेकर के चल रहे हैं, वोकेबलरी वाला सेक्शन पूरा लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। लोकोक्ति मुहावरा पूछा था, कारक पूछा था, निपात पूछा गया था, देशज विदेशज शब्द क्या होते हैं, तत्सम तद्भव क्या होते हैं, वाच्य क्या होते हैं, इनसे प्रश्न बने हुए थे। वर्तनी शुद्धि से 7-8 प्रश्न थे। पर्यायवाची 2 पूछा गया था। शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछे गए थे। तत्सम तद्भव और वाच्य, इनकी वीडियो एक साथ में हमने बना दी है कंपाइल करके, और ट्रिक बताई है आपको कि कैसे आप पहचान सकते हैं कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, तत्सम से तद्भव कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, और वाच्य कैसे पहचान सकते हैं, इनकी भी वीडियो हमने बना रखी है। तो सर्च करना वाच्य बाय सक्सेस जंक्शन या फिर तत्सम तद्भव बाय सक्सेस जंक्शन ट्रिक, तो आपको देखने को मिल जाएगी। उस वीडियो को जरूर देख करके जाना, ठीक है ना। चलिए अनेकार्थी शब्द की बात करते हैं, तो अनेकार्थी शब्द भी आज आपसे पूछे गए थे, ठीक है। आज सुबह हमने ये जीवों के पंचजगत वर्गीकरण वाली वीडियो अपलोड की है, साइंस की, आज सुबह ही अपलोड की है कि कौन सा किस संघ में आता है, वो वाली वीडियो जरूर देख करके जाना, क्योंकि वहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके साइंस में, ठीक है। चलिए, जो भी नया टॉपिक आपका ऐड होता है किसी भी एग्जाम में और ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो उसको हम जो है आपको पढ़ा देते हैं, जैसे कि हमने PQRS वगैरह वीडियो हमने बना रखी, ठीक है। कंप्यूटर की बात करते हैं, तो 1 GB में कितने MB होते हैं, ये आपसे पूछा गया था। बूट सेक्टर से प्रश्न पूछा था, OSI लेयर से पूछा था, CPU से 3 से 4 प्रश्न आए थे, CPU के पार्ट से 3 से 4 प्रश्न आए थे, आपको पढ़ करके जाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम से 1 प्रश्न, बस टोपोलॉजी से 1 प्रश्न, MS एक्सेल में डाटा एंड टाइम को कैसे इंसर्ट करेंगे उसकी शॉर्टकट की बना पूछी थी। रजिस्टर से भी आज 1 प्रश्न बना हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में CI के आज 4 प्रश्न आए हैं, SI नहीं पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न आज देखने को मिले हैं, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है। त्रिभुज को पिरामिड में मिला करके पिरामिड का आयतन पूछा गया था। भाई अब क्या कर रहा है वो, दो जो मतलब कि आपके इसमें मेंसुरेशन में क्या कर रहा है, तो मेंसुरेशन से 4-5 प्रश्न आए थे, तो दो मतलब कि 2 आकृतियां जो होती हैं उन 2 आकृतियों को मिला करके प्रश्न बना रहा है। शंकु को त्रिभुज में मिलाया था और त्रिभुज को पिरामिड में मिला करके उसका दोनों का आयतन पूछा था, ठीक है। बॉड मास से 2 प्रश्न थे, टाइम एंड वर्क से भी 2 प्रश्न आज पूछे गए हैं। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस से 3 प्रश्न, डिस्काउंट का 1 प्रश्न, परसेंटेज के 3 प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न, 1 प्रश्न आपका रेशियो से, 1 मिक्सचर से, 1 बोट्स से, और कुछ प्रश्न भिन्न से भी पूछे गए हैं। औसत से 1 प्रश्न और पाई चार्ट के 2 से 3 प्रश्न आज पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए बात रीजनिंग की करते हैं। सबसे खतरनाक सबसे ज़्यादा प्रश्न आज रीजनिंग में आए हैं। तो दिशा दूरी में जो है 5 मॉल थे, ठीक है ना, 5 मॉल थे। फिर उनसे बोला गया था कि ये इसके दाएँ हैं, ये इसके बाएँ, इतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर है, और खूब बड़ा सा पूरी स्क्रीन में लिख रखा था। फिर आपसे वहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। ये इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा आप, थोड़ा-सा घुमाने वाला चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। 6 लोगों को सिटिंग में बिठाई थी, 6 लोगों को लाइन में बिठाया था, लेकिन आपको यहाँ पर लाइन दिखाई दे रही ना, उनने पूरा विंडो में बना दिया था कि भाई ये ऐसे चला, ये इसके बाएँ बैठा, दाएँ बैठा, ये हरे रंग का कपड़ा पहना, इसका कपड़ा पहना, ऐसा करके, वैसा करके, और पूरा बड़ा-सा प्रश्न उन्होंने बना रखा था और 1 प्रश्न मात्र पूछा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई अगर प्रश्न नहीं बन रहे तो छोड़ करके आगे निकल जाना है। ये व्यापम की चतुराई है। वो क्या कर रहा है कि बड़ा-सा आपको लिख कर फँसा ले रहा है, फिर उसके बाद में आप उसी में फँस के रह जा रहे हो, फिर बाद में टाइम कम पड़ जा रहा है। हिंदी आपको सबसे लास्ट में दे रहा है, बहुत सरल दे रहा है, वहाँ पर तुक्का लगा देते हो, यहाँ पर पूरा टाइम खराब कर देते हो, तो इसी तरह से जो है नंबर कमा रहे हैं। तो इस पर थोड़ा-सा आपको कमांड करके चलना है टाइम मैनेजमेंट पर, ठीक है।
साइलॉग के 2 प्रश्न सरल आए थे, मिसिंग नंबर पूछा था, कथन निष्कर्ष के 3 प्रश्न, ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न, पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग के 2 प्रश्न और नंबर सीरीज़ से भी 3 प्रश्न। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर आप बातें बहुत करते हो। बताइए ये क्या ज़रूरी नहीं है आपको बताना कि भाई आपको प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है? बड़े-बड़े स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसको पूरा पढ़ना नहीं है, इसको छोड़ कर के आगे निकल जाना है। टाइम बचे तभी देखना क्योंकि एक ही प्रश्न 1 नंबर ही मिलेंगे। चाहे पूरा पढ़ कर के टाइम खराब कर लो और चाहे जाकर के हिंदी के इसके अलावा 10 प्रश्न कर लो, ठीक है ना? ये बताना आपको ज़रूरी है क्योंकि ये रिव्यू में देखने को मिल रहा है इसीलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है ना? समय खराब नहीं कर रहे हैं आपका, ठीक है? ये आपका समय बचा रहे हैं। एनालॉजी से प्रश्न थे, नेक्स्ट इमेज कौन-सा होता है, वहाँ से प्रश्न है, ठीक है? प्रबंधन की बात करते हैं तो फेयोल से सुबह भी प्रश्न आया था, इस टाइम भी फेयोल से प्रश्न आया है। सुबह टेलर का प्रश्न आया था, इस टाइम फेयोल का आया है। कल शाम को भी फेयोल का प्रश्न आया था, ठीक है? लेखक की कोई बुक पूछी गई थी, शायद फेयोल की ही कोई बुक का नाम यहाँ पर पूछा गया था। संगठन से 2 प्रश्न, मार्केटिंग के भी 2 प्रश्न, ठीक है ना? बाकी लॉजिकल सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल आपका मैनेजमेंट पूछ रहा है। तो मैनेजमेंट की लॉजिकल वाली वीडियो बना दी है, सर्च कर लेना आप, केस स्टडी बाय सक्सेस जंक्शन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? चलिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं। पीक्यूआरएस 5 पीक्यूआरएस आज आए हुए थे, ठीक है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस 4 आए थे, नरेशन 5 पूछे गए थे और तीनों की वीडियो हम बना चुके हैं। 2-2 वीडियो तीनों टॉपिक की हमने बनाई है, जिसमें ट्रिक के द्वारा हमने आपको बताया कि कैसे आप पीक्यूआरएस सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप एक्टिव पैसिव वॉइस को देखते ही उड़ा सकते हैं, कैसे आप नरेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको यही करना है, पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन दोनों वीडियो आ जाएँगी, एक एडवांस लेवल की, एक नॉर्मल, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बाय सक्सेस जंक्शन, नरेशन बाय सक्सेस जंक्शन, तो सारी वीडियो आपको दिख जाएँगी। उस टाइम पे ये बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो तभी हमने ये ट्रिक वाली वीडियो बना दी थी और अब तो ट्रेंडिंग में है, उसमें लगभग 50,000 के ऊपर व्यूज़ भी जा रहा है, ठीक है? चलिए, मिस स्पेल्ड जो है आज 5 पूछे गए थे, इस पर आपको थोड़ा-सा गौर करके चलना है। हो सकता है कि मिस स्पेलिंग के क्या नियम होते हैं, यानी कि स्पेलिंग कैसे पहचानेंगे आपकी मिस स्पेल्ड है, तो कल हो सकता है हम आपके लिए सुबह वाली वीडियो जो है, उसमें हम मिस स्पेल्ड की कुछ नियम लेकर के आएँ और कुछ आपके इडियम्स सिनो जो पूछे जा रहे हैं, इडियम्स आज 3 इडियम्स इसमें पूछे हैं और सुबह वाले शिफ्ट में 4 से 5 इडियम्स पूछ लिए थे, यानी कि वोकैब्युलरी का सेक्शन अब बढ़ रहा है, ठीक है? तो हो सकता है कल सुबह हम ऐसे इडियम्स की और ये मिसस्पेल्ड की ऐसी एक वीडियो बना दें, जिससे कि आपको थोड़ा-सा समझ में आ जाए और ट्रिक आपको समझ में आ जाए और आप आसानी से उन प्रश्नों को भी सॉल्व कर लें, ठीक है? सिनो एंटो भी कल हम सुबह आपको करा देंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग, जिसमें मैथ आपका 40 नंबर का था, रीजनिंग आपकी 30 नंबर की थी। कुल इन लोगों ने मिल करके 70 नंबर बच्चों के खींचे हैं, ठीक है ना? और बच्चों का टाइम जो है बहुत खाया है, ठीक है? साइंस और जीके मिलकर के 40 20-20 नंबर के साइंस, 20 नंबर की जीके पूछी गई थी। इंग्लिश 25 नंबर की पूरी थी। मैनेजमेंट 18 नंबर का, हिंदी जो है 25 नंबर की। अब देखिए ये लोग कर क्या रहे हैं पता है? मैथ, रीजनिंग और मैनेजमेंट इन तीनों को संग में कर दे रहे हैं, एक साथ में आ रहे हैं। उसके बाद में जो साइंस ये 20 आपकी देखने को मिल जाएगी, 25 साइंस और 20 जो है हिंदी। और फिर इसके बाद में फिर 25 की हिंदी, मतलब कि बाकी सब तो नंबरिंग से लगा हुआ है, लेकिन मैथ, रीजनिंग और प्रबंधन को मिक्स करके आपसे पूछ रहे हैं, ये आपको थोड़ा-सा माइंडसेट बना करके जाना है। कंप्यूटर के पूरे 20 प्रश्न थे। आज के अगर टॉप 5 स्कोर की बात करते हैं, तो सबसे ऊपर स्कोर हमें 140 मिला है, फिर 141 मतलब सबसे ऊपर 141, फिर 140, फिर 135, 123, 120 ये 5 टॉप स्कोरर आज हमें मिले हैं, यानी कि पेपर का लेवल थोड़ा-सा आज अप कर दिया इस शिफ्ट में, ठीक है? आज की कट ऑफ की बात करते हैं तो 135 प्लस जो है आज का कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है ना? बाकी आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं, जैसे आज कविता जी ने सेंड किया 7052547003 इस पर अपने प्रश्नों को सेंड कर सकते हैं। कॉल मत लगाना, इस पर कॉल लगेगा लेकिन उठेगा नहीं, ठीक है ना? बस अपने प्रश्नों को एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते ही सेंड कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको एक बात और बता दें, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जॉइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाया करेंगी। इसके अलावा जो भी नई अपडेट होगी वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे, क्या कट ऑफ जाने वाला है, क्या कैसा सब कुछ हम आपको बता देंगे। इसके अलावा आपको हमसे कोई जानकारी लेनी है, हमसे कोई चीज़ पूछनी, कोई बात पूछनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मिस्टर अतुल 800 के नाम से हमारी आईडी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? और हाँ, 4 से 5 प्रश्न आपकी शिफ्ट में गलत भी आ रहे हैं, तो आपकी जब आंसर किया है तो आप अपनी आंसर की को इस नंबर पर सेंड कर देना, जो नंबर हमने आपको बताया है। तो हम आपको बताएँगे कि कौन-कौन से प्रश्न पर आपको जो है रिव्यू के लिए ऑप्शन डालना है, रिव्यू के लिए डालना है कौन-कौन से प्रश्नों को। ₹50 एक प्रश्न का लगता है, पता चला पहले लोग लगा चुके हैं, अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप दोबारा उस पे लगा दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। हम आपको बताएँगे कौन-कौन से प्रश्नों पर रिव्यू डालना है, ठीक है ना? तो इस नंबर पर अपनी आंसर की को सेंड कर देना जब भी आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है? चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना? कल सुबह हम इंग्लिश की वीडियो लेकर के आने वाले हैं। बाकी जल्द ही मिलते हैं और आपकी जो आपकी वन रक्षक वगैरह की क्लास है, वन रक्षक, एमपीएसआई, एमपी पुलिस इन सब की क्लास जो है 26 से 27 तारीख से शुरू हो जाएँगी डेली, ठीक है? चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।